Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to our channel which is संभव यस वी कैन। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के ही पार्ट में और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज आपकी है उत्तर प्रदेश परिदृश्य यानी कि यूपी स्पेशल। क्या क्या घटनाएं हुई है, करंट सेक्शन क्या है इसका, और ये दृष्टि मैगजीन से ही रिलेटेड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलने वाली है। तो बाकी सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका ऐप अपना है संभव यस वी कैन। अगर आप लोग नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना है, या फिर आपको यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पर नए नए कोर्सेज आ चुके हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ में आपका जो करंट सेक्शन है वो भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को आना है, बिल्कुल भी लेट ना करें। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। इधर तो आपको यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसको देने के बाद में फिर अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ में जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस पर। तो यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल में क्या हम देखने वाले हैं, तो राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं और विभिन्न मंत्रालयों की जो घटनाएं हैं उन पर हम एक नजर डालेंगे। करंट नोट्स इससे रिलेटेड हैं, तो हम एक एक जो नोट्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ में, जिससे कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाए कि आपने मतलब हमारे साथ में जो आप एक सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं साथ साथ में, तो ये तीनों जो चीजें होती है ना वो फिर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो बिल्कुल भी टाइम हम खराब नहीं करेंगे और आते हैं अपने पॉइंट पे। तो देखते हैं, जो पहला यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। एंड सेकंड पॉइंट है आपका स्कूल चलो अभियान 2023। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023, तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ और साथ ही साथ में आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब हुआ, तो ये हम देखेंगे। ये जो आरंभ है स्कूल चलो अभियान का, वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेशम कृषि मेला, जो कि 2023 में हुआ। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण मशीन सेट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ा करके 600 टन करने का लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर जब नंबर मैं बोलती हूँ ना तो कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में हो जा रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा। बात समझ में आने की है कि समझ में आ जाए पॉइंट आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 में हुआ। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया। ध्यान रखना है वाराणसी में किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया कब जाता है, तो इसका विषय क्या रहा था, पहले तो हम देखते हैं विषय क्या था। हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन इन टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा किया गया। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पहली बार होने जा रहा है यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों में किया जाएगा। पहला नंबर तो लखनऊ का आता है, फिर वाराणसी है, गोरखपुर है, गौतम बुद्ध नगर। तो ये यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। तो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से, मतलब वर्चुअल सिस्टम जो होता है हमारा, तो उसके माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये पेंट फैक्ट्री जो है ये बर्जर समूह की है, संडीला, हरदोई। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उत्तर प्रदेश की खेल नीति क्या है 2023। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीति और पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, पहली चीज। और दूसरी कि इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में, एक तो ग्रास रूट होगा, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी होंगे, फिर दूसरा विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और तीसरा है उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इस नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। तो ये खेल नीति है 2023 की उत्तर प्रदेश की। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है ये। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि 2022 से 23 और 2026 से 27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ध्यान रखिएगा। कालिंजर महोत्सव जो 2023, तो 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि राजकीय महोत्सव किसको घोषित किया गया। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी हुई प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है और इस सेंटर के द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो अन्य देश हैं इसके आगे के कट हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण देश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, जो मतलब मशीनें हैं, संयंत्र हैं, और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। तो अधिकतम इसकी सीमा रहेगी 5 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया। तो फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन है। ओके। एंड योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे योगी जी से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका श्रेयस हरीश। आखिर कौन है ये, तो देखते हैं। तो 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, श्रेयस हरीश। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्लासनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लासनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत और रूस का संयुक्त प्रयास है। एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। क्योंकि ये सारा कुछ यूपी स्पेशल सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, तो आपको यही पे सब कुछ मिल जाएगा एक ही वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। तो 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये जो है आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन ध्यान दे करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता और प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जो कि एथलेटिक्स में है, मेघना सिंह जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी ने रजत पदक जीता था, जबकि अनु रानी एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, दिव्या काकरान कुश्ती से जुड़ी हुई है, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी ने कांस्य पदक जीता था। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय यह है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक जीते थे, जिसमें 20 स्वर्ण थे, 18 रजत थे और 18 कांस्य पदक थे। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पद्म पुरस्कार। और 2023 में उत्तर प्रदेश में किसको किसको मिला, तो पद्म विभूषण की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव ये मरणोपरांत मिला सार्वजनिक मामले के में। एंड पद्मश्री की बात की जाए तो राधा चरण गुप्ता साहित्य और शिक्षा में मिला, दिलशाद हुसैन कला में, अरविंद कुमार विज्ञान और इंजीनियरिंग में, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो पद्मश्री इन्हें मिला है। और पद्म विभूषण की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम।
तो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स यानी कि जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस नवीन योजना को 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय होगा जो वो लगभग 186 करोड़ रुपए होगा। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब मोटे अनाज को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। सो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 का किसको किसको मिला है। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसको किसको प्रदान किया गया है देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 2020-21 का जो पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला है वो नेहा कश्यप को मिला है वुशु और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 का मिला है राहुल सिंह को हॉकी में एंड मोहित यादव को कुश्ती में और जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती वेटरन वर्ग में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 का तरुणा शर्मा को जूडो वेटरन वर्ग में मिला और मनीषा भाटे को वुशु में मिला। लक्ष्मण पुरस्कार 2021 से 22 का मोहम्मद आरिफ हॉकी में, राधे श्याम सिंह एथलेटिक्स में, सुहास एल वाई बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग में, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी दिव्यांगजन वर्ग और विवेक चिकारा पैरा तीरंदाजी में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है रन फॉर G20 वॉकाथन। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ में होगा, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब ये क्या है जान लेते हैं। तो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है तो देखते हैं कि लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना। पहली चीज, आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। तो 3 स्तरों पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। ध्यान रखिएगा, निवेश और रोजगार इसका मुख्य विषय था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 सितंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम। तो 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व और खनिकर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। जिला जेल बुलंदशहर।
जिला जेल बुलंदशहर की हम बात करें तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदत्त की गई दिसंबर 2022। यह जेल सम्मान पाने वाली यह सम्मान जो मिला है इस जेल को उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। मतलब अच्छा फूड उपलब्ध कराया जेल में बंद कैदियों को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक प्राप्त करते हुए 9वां स्थान हासिल किया। कांस्य में 3 और अंक इनको 16 मिले थे। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। सानिया मिर्जा, अभी सानिया मिर्जा कौन है? तो पुरानी वाली नहीं, नई वाली है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी। ये मिर्जापुर जिले की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग जो कि गठित किया गया 28 दिसंबर 2022 को। तो इसमें कौन कौन है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेगा? तो राम अवतार सिंह करेंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल हैं चोभ सिंह वर्मा, पूर्व आईएएस रह चुके हैं, महेंद्र कुमार, पूर्व आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा, पूर्व अपर विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी और अपर जिला जज। और आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 माह है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये पहल राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से शुरू की गई। इसके माध्यम से किया क्या जाएगा? तो रोगी का पंजीकरण किया जाएगा, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं जो होंगी वो सब ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ। IHRC की स्थापना वर्ष 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति की प्रभावी अवधि आगामी 5 वर्ष है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2018 निर्देशित हो जाएगी। वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य क्या है? तो सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा का उन्नयन और सुधार करना, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणालियों की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक जिला एक खेल। देखते हैं क्या है ये। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई है। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो देखते कौन कौन से जिले हैं और क्या बदलाव किया गया है। तो हम देखते हैं मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती बलिया में भी हुई है। अम्बेडकर नगर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, कानपुर देहात और फतेहपुर में भी ये चेंजेस किए गए। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी कर दिया गया। झांसी में भी वही है। गोंडा में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कर दिया गया और यही लखीमपुर खीरी के मामले में भी है। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल प्रस्तावित कर दिया गया। तो खेल क्या है? कुश्ती है, एथलेटिक्स है, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, तैराकी, शूटिंग, कबड्डी, लॉन टेनिस, बहुत है। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर नजर डाल लीजिए। कुश्ती में वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। और एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, मेटी,
रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी में जो जिले शामिल हैं प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। एंड टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर हैं। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर हैं। वेट लिफ्टिंग में मिर्जापुर और बिजनौर हैं। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर हैं। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर हैं। फुटबॉल में हाथरस, तैराकी में पीलीभीत, शूटिंग में बांदा और कबड्डी में कन्नौज है। लॉन टेनिस में प्रयागराज है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया पर 1 दिसंबर 2022। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर शुरू किया जाएगा। मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, एमएमआर जिसे कहा जाता है, उसमें गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। जो अनुपात 2018-20 में रहा मातृ मृत्यु अनुपात, तो ये रहा था 167, 167। तो ये दर जो रेट रहा था वो 14.3 रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आप पे आते हैं, तो 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। अयोध्या में हुआ इसका शुभारंभ और इस मेले का समापन 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। तो इसके बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतेंद्र सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख होने से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। तो पहला तो हम देखते हैं लखनऊ है 2020 में, गौतम बुद्ध नगर 2020। तो इस तरीके से पूरे आंकड़े यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कानपुर में 2021, वाराणसी में 2021, गाजियाबाद में 2022, आगरा में 2022 और प्रयागराज में 2022 में ये प्रणाली शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, यूपी नेडा। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान द्वारा प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों और शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी साझेदारों की बात हो रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका काशी तमिल संगमम। ये क्या है? तो 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे कि संस्कृति हो गया, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेंसी नामित थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन सेवा की भी घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 तो 8 नवंबर 2023 को इस रैंकिंग के 15वें संस्करण को जारी किया गया। 15वां संस्करण था क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के। तो उत्तर प्रदेश स्थित आईआईटी कानपुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया। भारतीय रैंक 6, एशियाई रैंक 66 एंड आईआईटी कानपुर की जो रैंकिंग रही है। तो उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति अगर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावित होगी और 5 वर्ष की अवधि तथा राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व हो तक लागू रहेगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 2026 से 27 तक में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप से 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थान से 1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपए प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपए प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव हेतु 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सूर्य मित्र नाम भी दिया जाएगा। सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू हो गई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। इस नीति को प्रभावी अवधि नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्षों तक होगी। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्धनिर्मित, निर्मित व असंचालित इकाइयां जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के तहत 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है, इस नीति अंतर्गत अनुमन्य लाभ के पात्र होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्य रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया जाएगा।
इस तरीके से पूरी सर्किट जो है डेवलप किए जाएंगे जिससे लोग आकर्षित हो। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत होना क्या है, तो इस नीति के तहत राज्य में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किया जाएगा। यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि हेतु नई नीति की उद्घोषणा होने तक जारी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। तो 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष है। इस नीति के अंतर्गत होना क्या है, तो हम देखते हैं कि राज्य में एक्सप्रेस वेज और फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान और रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में भी छूट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल जिसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले को छोड़कर इस क्षेत्र में यानी कि मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट, सबसे कम यहीं पे छूट दी जाएगी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 7वां भारत जल सप्ताह। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका समापन हुआ था 5 नवंबर 2022 को। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय क्या था, तो टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार रहे। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, मतलब जो प्रोसेस है उसको सरल कर दिया जाए और राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए की छूट भी प्रदान करेगी। योटा डाटा सेंटर 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर का नाम योटा डेटा सेंटर है। यह देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। ये डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन से क्या होगा, तो इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण तथा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दीपोत्सव 2022 सत्र। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक भी किया। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है। देश का 53वां बाघ अभयारण्य। तो 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना की गई। रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभयारण्य है।
रानीपुर बाघ अभयारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट क्षेत्र है जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ रीछ, चित्तीदार हिरन, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का वास है। यूफिलेक्स 2022। तो 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। डाक टिकट प्रदर्शनी में इसका विषय क्या था? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया अक्टूबर 2022 में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें वार्षिक संस्करण को प्रकाशित किया गया। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। सद्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। ज्ञात हो कि PAI 2021 में से अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था 18वां। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है वो आप देख सकते हैं। रैंक आप देख सकते हैं 11वीं रही है, 5वीं रही है, 13वीं रही है, आर्थिक न्याय में 11वीं, राजनीतिक न्याय में 5वीं और सामाजिक न्याय में 13वीं। समग्र रैंक अगर देखी जाए तो 12वीं। लीड्स 2022। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया गया है, लैंड लॉग में, एंड इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में भी समूहबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 क्या रही है? क्या है? तो 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें निर्माता, उपभोक्ता और बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल हैं। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए और पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। पहली चीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और पंजीकरण पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट चौथे और 5वें वर्ष भी जारी रहेगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करती है। इसके तहत प्रति दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% जो अधिकतम 5,000 रुपए हो सकता है उसकी सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। प्रति तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। प्रति चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। क्या बात है। सो यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपए की सीमा तक प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम पेशकश के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में पहले 2000 चार्जिंग सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया। प्रथम 1000 स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति स्वैपिंग स्टेशन पर 5 लाख रुपए तक की पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान है। प्रथम 5 मेगा इलेक्ट्रिक वाहनों की परियोजनाओं तथा प्रथम 5 मेगा बैटरी परियोजनाओं को उनके अहड़ स्थिर पूंजी निवेश के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो प्रति परियोजना अधिकतम 500 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश वस्त्र और परिधान नीति 2022। तो 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र और परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना जारी होने के तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत विकास करना है।
इस नीति के तहत क्या हो रहा है? तो इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरों की खरीद पर किए गए निवेश निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की। नई नीति की अवधि जो है 5 वर्ष तक जारी रहेगी। इस नीति के तहत क्या होना है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मर्यादा मूर्ति, जिसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मर्यादा मूर्ति क्या है देखते हैं। तो 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन हो गया 10 अक्टूबर 2022 में। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वो 3 बार 1989 से 91, 1993 से 95 तथा 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1996 से 98 के मध्य व तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल की कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल जूरिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। तो 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक, स्वर्ण जिसमें थे 20, रजत 18 थे, कांस्य 18 थे, के साथ 8वां स्थान हासिल किया था उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के राम बाबू जो कि एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके रिकॉर्ड कायम किया। मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक, एथलेटिक्स की 5000 मीटर तथा 3000 मीटर स्टीपल चेज जीतने में सफल रही। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते हैं, 9 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। तो 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। मिशन निरामय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया, जो कि 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। तो 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला जिला कानपुर देहात है। राज्य है उत्तर प्रदेश और जिला कानपुर देहात है। तो देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो 694.74 का 18वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी। तो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद को 12वां स्थान मिला है, मेरठ को 15वां स्थान मिला है, प्रयागराज को 16वां स्थान मिला है और लखनऊ को 17वां स्थान हासिल हुआ है। इसी श्रेणी में वाराणसी का 21वां,
आगरा का 23वां और कानपुर का 29वां स्थान है। गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल हैं, जिसमें बिजनौर और कन्नौज को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि गंगा नगरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रदेश के कुल 7 नगर शामिल हैं, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज को क्रमशः द्वितीय और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी में प्रदेश की 3 छावनी शामिल हैं, जिसमें वाराणसी छावनी जिसको 15वां स्थान हासिल हुआ है, शाहजहांपुर छावनी जिसको 16 और मथुरा छावनी जिसको 17वां स्थान मिला हुआ है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी श्रेणी में प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। मतलब सबके नीचे ही जा रहा है लगातार। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा प्रेरक दौड़ सम्मान में। इसके अतिरिक्त सिल्वर यानी कि उज्जवल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर जैसे मथुरा और अमरोहा आते हैं। कचरा मुक्त शहरों जीएफसी के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए वर्ष 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। और वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य परिवर्तन आयोग। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना पुनर्आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखिएगा यह आयोग का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही ये नीतियां तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी, 1972। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की जो सीमा रहेगी वो 25% रहेगी, 20% रहेगी, 25% सूक्ष्म में रहेगी, लघु में 20% और मध्यम में 15% होगी। मध्यांचल और पश्चिमांचल में सब्सिडी की जो सीमा रहेगी 20% मध्यांचल में रहेगी और पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा रहेगी 15% और 10%। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022। तो 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक जो लाया गया 2022 में उसको देखते हैं। तो 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020। 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई तथा नमूना पंजीकरण
प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट कुल 25.1% ग्रामीण ग्रामीण की जिसमें रही है 26.1 एंड शहरी की जिसमें रही है 22.1 दर्ज की गई। क्रूड बर्थ रेट जो है ध्यान रखिएगा 25.1%। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु की जो कुल दर देखी गई वो 6.5 है। ग्रामीणों में 6.8 और शहरी में 5.4 दर्ज की गई। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कुल 43 अंक, पुरुष 43 और महिला 44 दर्ज की गई। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 अंक दर्ज किया गया है, सेक्स रेशियो एट बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय पोषण माह 2022। 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम की भी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ है? तो 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। इससे NTPC औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर के 704 मेगावाट हो गई है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। तो ये अगला पॉइंट है आपका। तो 12 से 15 सितंबर 2022 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद ये जो समिट है ये आयोजित हुई, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट। एंड IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड के विषय पर केंद्रित थे। 75वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 6 से 10 सितंबर के बीच 2022 को गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश से पदक तालिका में कुल 4 पदक, जिसमें हम देखते हैं स्वर्ण 1 मिला, रजत 1 मिला, कांस्य 2 मिले, प्राप्त करके 9वां स्थान इसमें हासिल किया गया। ये जो 75वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क। तो 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इस लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। तो 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से मात्र 1 ही शिक्षक शामिल थे। ये है देवरिया जिले के खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। तो अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया। यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह था घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। रवि किशन शुक्ला कौन है? 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ओके, तो यहाँ तक तो पता था, ये शुक्ला भी है ये नहीं पता था मुझे, और चलिए आज ये भी पता चल गया। रवि किशन को जो एक्टर हैं तो उनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और VEPL के मध्य समझौता। तो 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हाइब्रिड एन्युटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.1
8,4 करोड़ रुपए की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विकास हेतु त्रिपक्षीय रियायत समझौता हस्ताक्षरित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन कर दिया गया। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा संशोधन से संबंधित यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, तो इसमें क्या है देखते हैं। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस बोर्ड का गठन और विनियम अनुमोदित किया गया। इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। कुकरेल नाइट सफारी पार्क, तो 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। 2027.4 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी और 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। रूपल चौधरी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। कैली कोलंबिया में 1 से 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य जीतने के अतिरिक्त रूपल रजत पदक विजेता भारत की 400 मीटर में स्थित रिले टीम की भी सदस्य थी। रूपल विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय है। इसके पहले 2018 में हिमा दास ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सेलेंस। 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता। तो क्या समझौता हुआ है देखते हैं। तो 7 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्त निर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट्स और हस्त निर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए सब कुछ मिलेगा। तो अनु रानी कौन है देखते हैं। तो 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता। अनु रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। मेरठ के बहादुरपुर गाँव की है। उत्तर प्रदेश सरकार डिलाइट इंडिया के मध्य समझौता। तो ये समझौता क्या है देखते हैं। 5 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। तो हम देखते हैं गगन कुमार पासवान कौन है। तो गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। नीदरलैंड्स के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ स्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दहिया के साथ जीता, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत है। 28 जुलाई 2022। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2021। 21 जुलाई 2022 को इस सूचकांक के तृतीय संस्करण को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो इनेबल संदर्भ के घटक में इनकी 11वीं रैंक है। तो प्रदर्शन संदर्भ के घटक में 5वीं और समग्र के रूप में देखा जाए तो 7वीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विदित हो कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है।
इसकी अनुमानित जो लंबाई रहेगी वो 296.070 किलोमीटर है। गौरतलब है कि 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट और समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली जो मुख्य नदियां हैं उसमें बागेन है, केन है, श्यामा है, चंदावल है, बिरमा, यमुना, बेतवा और सिंगर शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्तर प्रदेश का जो खास करके लखनऊ जिला जो कि आम के लिए फेमस है। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव देखते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। यह इस सूचकांक का प्रथम संस्करण है जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विकसित किया है। सूचकांक में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 0.797 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता है। क्या समझौता हुआ देखते हैं। तो 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इन 5 हवाई अड्डों में अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर, श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ है। तो 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर टेस्ट पुलिस सहायता केंद्र जिसे कहा जाता है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में खोला गया है। इस सेल का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि ट्रांसजेंडर शिकायत की जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई करने के लिए साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 8 जून 2022 को इस रैंकिंग के 19वें संस्करण को क्यूएस के द्वारा जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित आईआईटी कानपुर ने 37.6 स्कोर के साथ 264 स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र। तो जून 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित मगहर में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का मगहर जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर का निर्वाण स्थल है और जहां कबीर की मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल ही स्थित है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक के चौथे संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश ने 54.5 समग्र स्कोर के साथ में 8वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़, बंजर, जल भराव क्षेत्रों के सुधार और उपचार के लिए इस योजना को वर्ष 2022 से 23 और 26 से 27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 2 से 3 जून 2022 को गाजियाबाद में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया। विषय क्या रहा है इसका। तो विषय रहा है पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। मैडम तुसाद संग्रहालय जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई। यह संग्रहालय डीएलएफ मॉल में स्थित है। यह वर्ष 2017 में भारत में पहली बार संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। पटवाई में नेक्स्ट पॉइंट आपका है पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। पटवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र मई 2022 में एनएसटीसी इंटरनेशनल लिमिटेड तथा डीपी वर्ल्ड को भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में
रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो गौरतलब है कि भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का, आज के इस वीडियो का। तो ये है रेस समाधि। मई 2022 में रेस समाधि के अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरतलब है कि टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। तो आज का सेशन यहीं तक है। आई होप आपको ये बहुत 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 हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें लगभग 1 घंटे में मैंने पूरा कवर कर दिया यूपी स्पेशल जो आपकी दृष्टि में मौजूद था। तो आप इसको, अगर आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर एक बार सुन लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी और इसी तरीके से वीडियोज़ आते रहेंगे। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है इन सारी वीडियोज़ को, और साथ ही साथ में जो बच्चे और अपनी तैयारी को एनहांस करना चाहते हैं हमारे साथ में, और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और पॉलिश वे में करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए, जो कि संभो यस वी कैन ऐप है। यहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस पे बहुत अच्छे अच्छे शानदार कोर्सेस मिलने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।